तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है ना, वो उसको हो चुके हैं यहाँ पर लगभग 2.5 साल के आसपास, और ये वॉर अभी तक भी रुक नहीं रही है। और यहाँ पर लगातार जो अमेरिका है, जो दूसरे नेटो देश है, वो यहाँ पर लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो रशिया है वो अकेला पड़ता जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो उत्तर कोरिया और ईरान यहाँ पर हथियारों से मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसका जो हथियार जो है वो लगातार डिप्लेट होते जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका, फ्रांस, यूके और बहुत सारे दूसरे देश, टर्की वगैरह भी यहाँ पर यूक्रेन को लगातार सप्लाई करते ही जा रहे हैं। और अभी तो यहाँ पर लगभग 65 बिलियन का एक बिल भी पास किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है यूक्रेन के पास और ज़्यादा हथियार आ जाएंगे। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा हथियार झोंकने के बावजूद भी यहाँ पर जो है अभी तक भी यूक्रेन रशिया को हरा नहीं पाया है, क्योंकि यहाँ पर रशिया जो है वो इतनी ज़्यादा आसानी से हार मानने वाला नहीं है भाई। रशिया जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है उसके पास। और अभी उसने लगभग 1 महीने पहले रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन साहब, उन्होंने यहाँ पर कह दिया था कि भाई अगर यहाँ पर रशिया की जो सोवरेनिटी है या फिर रशिया की जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर यहाँ पर अगर ख़तरा हुआ तो यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। वो यहाँ पर जो है ये मौका नहीं चुकेगा। तो इस चीज़ से यहाँ पर जो यूक्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा डर गया है, और यहाँ पर उसको पुराने दिन याद आ गए हैं जब यहाँ पर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते थे। और यहाँ पर यूक्रेन के जो लोग हैं ना, वो भी यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर यूक्रेन को भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लेना चाहिए, ताकि यहाँ पर बराबर डिटरेंस हो, यानी कि हमला करने से रोकने की जो शक्ति है। यानी कि अगर किसी देश के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो दूसरा जो देश है, जो उसका दुश्मन देश है, वो भी यहाँ पर हमला करने से पहले 100 बार सोचता है कि अगर यहाँ पर हमने हमला कर दिया तो यहाँ पर हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक ना कर दे, जिसकी वजह से वो देश बर्बाद हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स होता है ना, वो एक डिटरेंस का काम करता है। और यही चीज़ देखते हुए अब यहाँ पर इसको एहसास हो गया है कि भाई यहाँ पर अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो यहाँ पर ये जो वॉर चल रही है ना, वॉर भी यहाँ पर शायद ना होती। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो यूक्रेन है, क्या इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, और इतने कौन कौन से देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स अभी है, और कौन कौन से ऐसे देश है जिनके पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स पहले थे लेकिन अब नहीं है। और एक देश तो ऐसा है जिसको यहाँ पर रशिया ने, यूके ने और यूएसए ने यहाँ पर जो है उसको बर्बाद कर दिया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो यहाँ पर इतने ज़्यादा खतरनाक क्यों होते हैं। देखिए, यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो यहाँ पर यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और एक छोटा सा भी यहाँ पर अगर यूरेनियम अगर फट जाता है ना किसी शहर पर, तो उस शहर को यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद कर देता है। वहाँ पर कोई सा भी जीवन यहाँ पर रहता ही नहीं है, जीवन वहाँ पर समाप्त हो जाता है। और आपने तो देखा ही होगा कि जो जापान है वो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का हमला झेलने वाला दुनिया का अकेला ही देश है। तो यहाँ पर जो उसके ऊपर जो बम गिरे थे ना, नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर लाखों लोगों की मौत हुई थी। तो उसके बाद यहाँ पर जापान की जो आर्मी थी उन्होंने यहाँ पर सरेंडर कर दिया था, और उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया था। तो देखिए, अभी तक यहाँ पर अगर किसी देश ने यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का झेला है तो वो यहाँ पर जापान ही है। और उसमें भी यहाँ पर ये जो 2 बम थे ना, वो 15-15 किलो टन के बम थे, लेकिन अब तो यहाँ पर उसका जो दायरा है वो यहाँ पर 40 किलो टन, 50 किलो टन, 100 किलो टन तक भी पहुँच गया। यानी कि आज के जो परमाणु बम हैं वो और ज़्यादा खतरनाक है। जो जापान के ऊपर गिरे थे ना, वो तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है जो आज के बम हैं। अब तो यहाँ पर ज़ार यहाँ के बहुत ज़्यादा खतरनाक जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसकी भी बात होती है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर यहाँ पर कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा दूर है ना, तो यहाँ पर वो तब भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर वो न्यूक्लियर हमले से बच गया ना, तो उसके बाद जो यहाँ पर रेडिएशन होगी तो वो उससे नहीं बच पाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियाँ हो जाएगी, जिसके बाद उसका जो जीवन है वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो किस किस देशों के पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स है, तो अभी दुनिया में लगभग 9 देशों के पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स मिलेंगे। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 50% से भी ज़्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, वो सिर्फ 2 देशों के पास ही है, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया। इन दोनों के देशों के पास यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा दुनिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है चाइना का नंबर, 400 से भी ज़्यादा है। फिर आता है यहाँ पर फ्रांस, 200 से भी ज़्यादा है। वहाँ पर यूके के पास भी 200 से भी ज़्यादा है। फिर आता है यहाँ पर पाकिस्तान का नंबर, पाकिस्तान के पास लगभग 170 न्यूक्लियर वेपन्स है। और यहाँ पर मुस्लिम देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा देश है जिसके पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आता है इंडिया का नंबर,
हाँ जी, इंडिया का नंबर पाकिस्तान के बाद आता है। पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा मतलब के संख्या में वेपन्स हैं और इंडिया के पास भी है, लेकिन यहाँ पर इंडिया जो है वो आसानी से यहाँ पर पाकिस्तान को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि 5-6 का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर इजराइल। इजराइल के पास यहाँ पर बताया जाता है कि 90 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हालाँकि देखा जाए तो इजराइल ने कभी भी यहाँ पर अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स होने को एक्सेप्ट किया ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर वो पॉलिसी ऑफ एम्बिगिटी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई से भी अगर उसके पास वेपन्स है तो उसके बारे में ना तो मना करो और ना ही यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करो, यानी कि टोटल यहाँ पर सीक्रेट रखो कि भाई हमारे पास ये हथियार है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में इजराइल के पास है। उसके बाद यहाँ पर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास यहाँ पर अभी 30 के लगभग यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स है, जिसकी बदौलत यहाँ पर जो साउथ कोरिया और जापान है वो यहाँ पर उससे डरे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर अभी तो यही स्थिति है कि भाई यहाँ पर जो देश है इनके पास यहाँ पर अभी न्यूक्लियर वेपन्स है। टोटल 9 देश है जिनके पास अभी यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ये 9 देश है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश थे जिनके पास यहाँ पर या तो उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे या फिर उन्होंने अपना न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रोग्राम था वो यहाँ पर बंद कर दिया है। तो उसमें जो सबसे पहले नंबर आता है स्वीडन का। अब देखिए यहाँ पर जो स्वीडन है उन्होंने यहाँ पर 200 साल पहले कोई सी जंग लड़ी थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इन सब में यहाँ पर वो न्यूट्रल पोजीशन पर था। यानी कि यहाँ पर जो स्वीडन है वो रिलेटिवली यहाँ पर सबसे ज़्यादा शांत यूरोपियन देश है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा जंग देखने को मिलती नहीं थी। 200 साल पहले हुई थी जंग, वो भी नॉर्वे से हुई थी, उसके पड़ोसी देश से ही, और उसमें भी यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी जंग थी भी नहीं, वो छोटी मोटी जंग थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्वीडन है उसमें यहाँ पर शांति रहती थी। लेकिन यहाँ पर उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करीब से देखा है, क्योंकि यहाँ पर जो जंग चल रही थी वो यूरोप में ही लड़ी जा रही थी और स्वीडन भी एक यूरोप का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर जो स्वीडन था उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा हो गया था कि भाई यहाँ पर हमारे ऊपर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ अटैक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो स्वीडन के पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज है, संसाधन उसके पास बहुत ज़्यादा है, बल्कि जनसंख्या जो है वो कम है। तो उसके ऊपर यहाँ पर जो संसाधन है उसको लेकर यहाँ पर उसके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। तो उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर उसने कर दी और यहाँ पर लगभग 1950 के आसपास ही उसने यहाँ पर अपना जो वेपन डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम था उसको यहाँ पर चलाया, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट था और यहाँ पर किसी को भी इसके बारे में पता नहीं थी। लेकिन यहाँ फिर बाद में यहाँ पर इस चीज़ के बारे में लोगों को पता चला और यहाँ पर लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर ये खतरनाक हथियार यहाँ पर जो है होने नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई सी जंग की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं और हम यहाँ पर किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो कोई हमारे ऊपर भी अटैक नहीं करेगा। तो फालतू में यहाँ पर ये जो खतरनाक जो वेपन्स है उसको ये बनाने का क्या फ़ायदा। और इसके अलावा ये बात जो है अमेरिका को भी पता चल गई थी। अब ये कि अमेरिका जो है वो यहाँ पर अपने सामने एक और देश को मजबूत होता हुआ देखना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो यहाँ पर अमेरिका ने भी स्वीडन के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे हो ना इसको बंद कर दो, वरना तो अच्छा नहीं होगा। तो इसके बाद यहाँ पर जो स्वीडन है उसने यहाँ पर अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रोग्राम है उसको यहाँ पर बंद कर दिया। हालांकि अब देखा जाए तो स्वीडन जो है वो नेटो में शामिल हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको एक प्रोटेक्शन मिल गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि भाई यहाँ पर जो स्वीडन था उसने यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का प्रोग्राम चलाया था, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर बंद कर दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर आता है स्विट्ज़रलैंड। अब देखिए यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड की भी इंटेंशन थी कि भाई यहाँ पर हमें भी एक न्यूक्लियर वेपन्स बनाना है और न्यूक्लियर से भी एनर्जी बनानी है। अब देखिए यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देश है और यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड है उसने यहाँ पर अपनी जो पॉलिसी बनाए रखी थी वो यहाँ पर न्यूट्रलिटी की बनाए रखी थी। यहाँ पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड दोनों में यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड था वो शामिल ही नहीं हुआ था। तो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड की जो न्यूट्रलिटी है वो यहाँ पर देखी जाती है कि भाई एक आदर्श न्यूट्रलिटी मानी जाती है। तो यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड था वो भी यहाँ पर बनाने वाला था क्योंकि यहाँ पर छोटा देश है, उसको यहाँ पर कब्जा करना आसान होता। तो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड है उसने भी यहाँ पर 1946 के बाद से अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको शुरू कर दिया। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर सही नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था। लेकिन स्विट्ज़रलैंड जैसे छोटे देश के पास इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करना सही नहीं था। पॉपुलेशन के लिए तो वो बहुत सही था, क्योंकि उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ भी नहीं है, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अगर न्यूक्लियर वेपन्स बनाया जाए तो उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है स्विट्ज़रलैंड के पास जो है बजट की प्रॉब्लम हुई और यहाँ पर जो है इसका जो डेवलपमेंट था वो यहाँ पर रुक गया। और उसके बाद यहाँ पर जो इसका जो न्यूक्लियर पावर्स का जो प्लांट था उसमें भी यहाँ पर जो है एक हादसा हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है एक न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन्स के प्रति लोगों के बीच में यहाँ पर जो है एक नेगेटिविटी आ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड है उसने भी यहाँ पर जो है अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का जो प्रोग्राम था उसको यहाँ पर बंद कर दिया।
लेकिन अगर हम यहाँ पर तीसरे देश के बारे में बात करें तो तीसरे देश ने तो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बना ही लिए थे, क्योंकि देखा जाए तो स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन थे, उन्होंने यहाँ पर अपना प्रोग्राम चलाया था, लेकिन वो यहाँ पर बना नहीं पाए थे, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो देखा जाए तो वहाँ पर स्वीडन में देखा जाए तो लोगों का गुस्सा था, और दूसरी तरफ यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में देखी जाए तो यहाँ पर बजट की प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका वो तीसरा देश है जिसने यहाँ पर अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर बंद कर दिया था। और साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर जो बनाए थे ना वो 6 न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे, और उसके बाद यहाँ पर उसने इसको डिसमेंटल कर दिया। वजह ये थी कि भाई यहाँ पर जो आपको तो पता ही है कि साउथ अफ्रीका में यहाँ पर अपार्टहेड का सिस्टम था, यानी कि यहाँ पर जो वाइट और जो ब्लैक लोग हैं उनके बीच में सेग्रेशन थी, और ज़्यादातर जो पावर होती थी वो वाइट लोगों के पास में थी, और ब्लैक लोगों को यहाँ पर जो है उनके जो अधिकार है उनसे यहाँ पर महरूम रहना पड़ता था। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो अपार्टहेड था वो यहाँ पर था, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए थे। आपको तो पता ही है कि साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है वो भी यहाँ पर 1991 से पहले खेलती नहीं थी, इंटरनेशनल लेवल पर उसको यहाँ पर बैन कर दिया गया था। 1991 के बाद ही उन्होंने यहाँ पर दुनिया के सामने जो है खेलना शुरू कर दिया, और बहुत सारी दुनिया की चीज़ों के साथ में जो है ना उठना बैठना शुरू कर दिया, दूसरे खेलने में भी हाथ मजाना शुरू कर दिया, क्योंकि तब अपार्टहेड एंड हो गया था। तो उससे पहले तो यहाँ पर अपार्टहेड था कि भाई यहाँ पर जो वाइट लोग थे उनके पास यहाँ पर ज़्यादा पावर थी, बड़ी बड़ी पोजीशन पर थे, और वाइट ही वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट होता था। लेकिन फिर बाद में इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें जो है टर्न आउट होनी शुरू हो गई कि भाई यहाँ पर जो है वॉयलेंस हो रहा है, ब्लैक लोगों को उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे, तो ये चीज़ें थी। और उसके बाद यहाँ पर जो है नेल्सन मंडेला जो है वो उभर कर आया कि भाई यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला है उनको यहाँ पर साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता था। और जब यहाँ पर अपार्टहेड ख़त्म हुआ तो कुछ सालों तक यहाँ पर और वाइट प्रेसिडेंट बने रहे हैं क्लार्क नाम से। तो उन्होंने यहाँ पर 1993 में ये अनाउंस किया कि भाई हमारे पास यहाँ पर 6 न्यूक्लियर वेपन्स है, 6 न्यूक्लियर वेपन्स है जिसको हमने यहाँ पर चोरी छिपे यहाँ पर बनाया है। अब देखिए जैसे ही उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया ना तो उसके बाद यहाँ पर ये भी अनाउंस कर दिया कि भाई हमने यहाँ पर 6 न्यूक्लियर वेपन्स बना तो दिए हैं, लेकिन यहाँ पर उसको यहाँ पर हमने हाल्ट भी कर दिया प्रोग्राम, और इसको हमने डिसमेंटल भी कर दिया, यानी कि हमने बनाए लेकिन फिर बाद में यहाँ पर उसको ख़त्म कर दिए। और इसके पीछे यहाँ पर ये वजह बताई जा रही थी कि भाई यहाँ पर जो ब्लैक लोग हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे ना, तो उसके पीछे यहाँ पर जो कम्युनिस्ट देश है वो यहाँ पर ब्लैक लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे कि भाई यहाँ पर तुम वाइट लोगों के खिलाफ जो है वायलेंस करो, उन्होंने जो है तुम्हारा अधिकार छीन लिया है, सारे का सारा जो वेल्थ है उनके पास है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो वाइट लोग थे उनको यहाँ पर ये लगता था कि जो ब्लैक लोग हैं उनकी यहाँ पर मदद कर रहे हैं कम्युनिस्ट लोग। अब देखिए यहाँ पर अगर उनके पास यहाँ पर ज़्यादा पावर आ जाएगी तो पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका के ऊपर यहाँ पर कब्जा कर लेंगे, और जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो भी यहाँ पर ब्लैक लोगों के पास आ जाएंगे, जो यहाँ पर जो है अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उनकी मदद यहाँ पर कम्युनिस्ट लोग कर रहे थे। और यहाँ पर एक और अगर न्यूक्लियर वेपन्स वाली देश जो है इस तरह से यहाँ पर इनके हाथ में चली जाएगी कम्युनिस्टों के, तो यहाँ पर दुनिया के लिए सही नहीं होगा। तो उससे पहले यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया कि भाई हमने यहाँ पर इसको बंद कर दिया है। तो यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स जो थे बनाए थे उसको यहाँ पर डिसमेंटल कर दिया गया है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर साउथ अफ्रीका के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। अब देखिए वो देश आता है जिसको यहाँ पर रशिया, यूके और यूएसए तीनों ने यहाँ पर डिच कर दिया है, और वो देश है यहाँ पर यूक्रेन। और देखिए यूक्रेन जो है वो यहाँ पर पहले 1991 से पहले यहाँ पर सोवियत यूनियन का हिस्सा होता था, और उस समय पर भी सोवियत यूनियन के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होते थे। 30,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स होते थे सोवियत यूनियन के पास, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे उसके पास। और उसने यहाँ पर बहुत सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो यहाँ पर यूक्रेन में भी तैनात कर रही थी। बहुत सारी मिसाइलें जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलें थी वो यहाँ पर यूक्रेन में तैनात कर दी थी। तो यहाँ पर जो यूक्रेन था उसके पास भी यहाँ पर लगभग 5,000 के आसपास यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरियर्स थे, न्यूक्लियर वेपन्स थे, और दुनिया की उस समय ये तीसरी सबसे बड़ी शक्ति थी जिसके पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स थे। लेकिन जैसे यहाँ पर सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके बाद यहाँ पर यूक्रेन अलग देश बन गया, 5,000 न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास आ गए। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, और पॉलिसी ये थी कि भाई यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन सबको यहाँ पर रशिया ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर यह एश्योरेंस दिया गया कि भाई यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, ना रशिया करेगा, ना यूके करेगा, और ना ही यहाँ पर यूएसए करेगा। और यूएसए और यूके तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे देश को यहाँ पर बनाने में मदद करेंगे। तो ये चीज़ें बोली गई थी। और इतने ज़्यादा एश्योरेंस मिलने के बाद यूक्रेन ने अपने सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर रशिया को हैंड ओवर कर दिया कि भैया तुम लो, हमारी कोई अब जिम्मेदारी नहीं है, इसको तुम ही संभालो। और अपनी जितने भी मिसाइलें थी वो सारी की सारी उनको दे दी, और यहाँ पर बहुत सारी मिसाइलें उसके पास फिर भी रह गई थी। और यहाँ पर ये सोचा था कि भाई अब हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे ऊपर कौन एग्रेशन करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रशिया है वो भी फ्रेंडली देश है, और जो पश्चिमी देश है वो भी यहाँ पर थोड़े बहुत फ्रेंडली देश है। तो यहाँ पर ऐसा कोई जंग का कोई मसला नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जो है
आपको तो पता ही है कि यहाँ पर यूक्रेन जो था वो नेटो में शामिल होना चाहता था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रशिया था वो यहाँ पर उसको ये चीज़ पसंद नहीं आया और उसने यहाँ पर जो है यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। तो ये 4 देश है जिन्होंने यहाँ पर अपना न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम बनाया और उसके बाद यहाँ पर जो है उसको बंद कर दिया। एक देश ने तो खुद ही नहीं यहाँ पर बना लिया था, साउथ अफ्रीका, उसने खुद नहीं बना लिया और खुद ही डिसेंबल कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर जो यूक्रेन थे जिसके पास 5000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे, उसने यहाँ पर सारे के सारे रशिया को दे दिए, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको रशिया ने भी डंप किया, यूके ने भी डंप किया और यहाँ पर यूएसए ने भी डंप कर दिया। और अब यहाँ पर उसको अपनी कीमत चुका रहा है कि भाई यहाँ पर इसका कितना ज़्यादा हर्जाना उसको चुकाना पड़ रहा है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो टर्न आउट हुई है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।